हेलो फ्रेंड्स, सिटीजी कैरियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम जो पॉइंट शुरू करने जा रहे हैं वो है पॉइंट हमारे इंडियन जियोग्राफी से रिलेटेड। इस पॉइंट के अंदर हम बात करेंगे हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जो हमारे एक प्लेनेट है अर्थ, उस अर्थ के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पॉइंट क्या है हमारा? अर्थ। और यह अर्थ किसका हिस्सा है? हमारा इंडियन जियोग्राफी का। तो ये हम सभी जानते हैं कि हमारे जो सोलर सिस्टम है उस सोलर सिस्टम के अंदर टोटल प्लेनेट जो है वो 8 प्लेनेट है। उन 8 प्लेनेट में से एक प्लेनेट हमारा अर्थ है, जिसके ऊपर क्या है, जीवन जो है वो प्रेजेंट है, जिस पर जीवन उपस्थित है। और हमारी मानव जाति के साथ साथ अन्य प्रजातियां भी इस पृथ्वी के ऊपर निवास करती हैं। तो जो हमारी अर्थ है, जो हमारी धरती है, यह धरती देखने में कैसी है? क्या धरती सर्कुलर शेप में है? क्या धरती जो है वो जियोइड या गोलाब शेप के अंदर है? तो हमारी पृथ्वी की जो शेप है, हमारी पृथ्वी की शेप ये वाली, मैं एक शेप आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं। सर्कल पूरा सही से तो नहीं बना, पर ठीक है, ये एक सर्कल है। और एक और स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करता हूं यहां पर। ये एक जियोइड या गुलाब है। देखो हमारे सामने यहां पर 2 टाइप के डायग्राम हैं। थोड़ा सा बनाने में उतनी क्लियरेंस नहीं है, लेकिन ठीक है, समझने के हिसाब से ठीक है। ये पहली जो हमारे पास है वो हमारा ये एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, दूसरा एक जियोइड या गोलाब ड्रॉ किया हुआ है। देखो सर्कल के अंदर क्या होता है, सर्कल के अंदर जो इसकी पेरीमेट्री होती है, आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा का पूरा गोल होता है। जबकि जियोइड के अंदर क्या होता है, जो हमारा जियोइड वाला पोर्शन होता है, इस जियोइड के अंदर ये वाला डायमीटर जो है, इसको ये वाला डायमीटर, यानी कि इसका जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर है वो इसमें क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हमारी जो अर्थ है, उस अर्थ की शेप सर्कल जैसी ना होकर कैसी है? अर्थ की शेप, अर्थ की शेप एक जियोइड शेप है। यानी अर्थ कैसी? हमारी धरती एक गोलाकार संरचना के रूप में ना होकर के एक गोलाब यानी कि जियोइड शेप के अंदर सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। नंबर पहली बात। दूसरी बात, अब हम यहां पे 2 लाइन ड्रॉ करते हैं। एक लाइन ये हो गई हमारी, ठीक है, इसको हम ऊपर तक बढ़ा लेते हैं। और दूसरी वाली लाइन जो है हमारी, जो ब्लैकिंग से बनाई हुई है, ये हो गई, ये वाली। तो इस डिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं R1, और जो ये वाली डिस्टेंस है इसको हम नाम दे देते हैं R। देखने से ये क्लियर पता चल रहा है कि जो R1 है वो किससे ज्यादा है? हमारे R से ज्यादा है। हमने किया क्या यहां पर? हमने पृथ्वी के सेंटर से होती हुई एक काल्पनिक रेखा खींची है, एक वर्टिकल काल्पनिक रेखा खींची है। और यह वर्टिकल काल्पनिक रेखा जो है, इसके हमने इतने पोर्शन को, हमने जो इसका रेडियस है, त्रिज्या है, हमने क्या नाम दिया? R नाम दिया है। और इस वाले पोर्शन को, जो इसकी त्रिज्या है, इसको हमने क्या नाम दिया है? R1 नाम दिया है। और इस R1 और R में देखने से हमें ये पता चल रहा है कि जो R1 त्रिज्या है वो R से क्या है? ज्यादा है। यानी कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अंदर आप इसको बोल सकते हो इसका एक्सिस या धुरी, और इसको हम बोल सकते हैं इक्वेटर। ये क्या है? विषुवत रेखा। यानी कि हमारी जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी की विषुवत रेखीय त्रिज्या जो है, उसकी एक्सिस या उसकी धुरी वाली त्रिज्या से क्या होती है? ज्यादा होती है। हमने क्या कहा? हमने पहला पॉइंट ये कहा कि हमारी पृथ्वी क्या है? एक वृत्ताकार संरचना ना होकर के, एक सर्कुलर शेप स्ट्रक्चर ना होकर के एक जियोइड या गोलाब होती है।
दूसरी बात हमने क्या कही, दूसरी बात हमने दो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की। पहली इमेजिनरी लाइन जो थी वो एक वर्टिकल लाइन थी जिसको हमने एक्सिस या धुरी नाम दिया। दूसरी जो इमेजिनरी लाइन थी वो हॉरिजॉन्टल लाइन थी जिसको हमने इक्वेटर या विषुवत रेखा नाम दिया। जो हमारी पृथ्वी की विषुवत रेखीय त्रिज्या है R1 है, वो हमारी पृथ्वी की जो धुरी वाली त्रिज्या R से क्या होती है, ज्यादा होती है। पहली बात। दूसरी बात क्या होती है, हम क्या कहते हैं कि पृथ्वी जो है वो अपनी एक्स पे क्या करती रहती है, घूमती रहती है। पृथ्वी जो है वो अपनी एक्सेस पे क्या करती रहती है, अपनी धुरी पे क्या करती रहती है, कंटिन्यूअसली रोटेट करती रहती है। तो जब पृथ्वी अपनी धुरी पर कंटिन्यूअसली रोटेट करती है तो इस कंटिन्यूअस रोटेशन के कारण से क्या होता है, एक फोर्स जनरेट होता है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, उस फोर्स को हम बोलते हैं अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं हम इसको हम बोलते हैं अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब यहां से हम एक लॉजिक निकालेंगे कि जियोइड शेप होने का कारण क्या हो सकता है। तो जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसी चीज पर लगता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, चीजों को बाहर की ओर मूव करवाता है। जैसे पृथ्वी हमारी रोटेट हो रही है, तो जब हमारी पृथ्वी रोटेट होगी तो पृथ्वी पर भी क्या लगेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा, यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लगेगा। और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बाहर की ओर लगने के कारण से यह जो सर्कल था, इस सर्कल के अंदर ये वाला डायमीटर जो है, जो इसका आपका हॉरिजॉन्टल डायमीटर है, ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब सर्कल का हॉरिजॉन्टल डायमीटर बढ़ जाता है तो सर्कल अब एक सर्कल ना रह करके एक जियोइड या गोलाब में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारी पृथ्वी के गोलाब रूपी संरचना का मुख्य कारण क्या है, इसकी अपनी धुरी पर रोटेशन के कारण से लगने वाला जो अपकेंद्रीय बल है उसने क्या किया, इसकी जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर को बढ़ा दिया और इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो गई, जियोइड या गोलाब की जैसी इसकी संरचना हो गई। ये तो नंबर 1 बात आई। दूसरी बात क्या आई, दूसरी बात यहां पर आती है वो यह आती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जैसे कि हम किसी चीज को ऊपर की ओर उछालते हैं तो वह चीज वापस अपने पृथ्वी की तरफ आती है। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण यह होता है कि हमारी जो अर्थ है उस अर्थ के द्वारा एक ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से, वो क्या होता है, लगाया जाता है। और वह ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, चीजों को वापस नीचे की ओर लेके आ जाता है। ठीक है, अब हम इस पूरी अर्थ की बात करें तो क्या हमारी पूरी अर्थ के ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स समान है या असमान है। तो हमारी अर्थ के ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हर जगह समान नहीं होता। ग्रेविटेशनल फोर्स किस पर डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हम ऐसे लिख सकते हैं F इक्वल टू, या इसको आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दो, F प्रोपोर्शनल जो होता है वो m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के होता है। ठीक है, F इक्वल टू क्या होता है, F बराबर होता है स्मॉल m इंटू जी इक्वल टू क्या हो गया, ये m1 m2 अपॉन r स्क्वायर हो गया। ठीक है, मीन्स ये वाला g, इसी को हमने क्या नाम दिया था, ग्रेविटेशनल फोर्स नाम दिया था। ये वाला g जो है वो क्या है, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, 1 अपॉन r स्क्वायर के। r क्या है यहाँ पर, r यहाँ पर रेडियस है। तो हम यह कह सकते हैं कि अगर हम इस g को बढ़ाएंगे, ये g बढ़ाने की शर्त क्या है, हमारी रेडियस क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और अगर ये g कम होगा तो उस जगह पर हमारी रेडियस क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो पृथ्वी का वह एरिया जहां पर रेडियस जो है वो ज्यादा है वहां ग्रेविटेशनल फोर्स क्या मिलेगा, कम मिलेगा। और जहां पर रेडियस कम होगी वहां ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो पृथ्वी पर रेडियस कहां पर ज्यादा दिख रही है हमें, रेडियस जो है इक्वेटर पर ज्यादा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर इक्वेटर पर रेडियस ज्यादा है
विषुवत रेखा पर रेडियस ज्यादा है तो यहां पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, कम होगा। यानी कि विषुवत रेखा पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम लगता है। और जैसे जैसे हम अपने ध्रुवों की ओर जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, साउथ पोल बोलते हैं। तो जैसे जैसे हम अपने ध्रुवों की ओर मूव करते जाते हैं, रेडियस क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और जैसे जैसे रेडियस कम होगी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा। तो यहां से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम कंक्लूजन यह निकाल सकते हैं कि हमारी जो अर्थ है उस अर्थ के ऊपर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह ग्रेविटेशनल फोर्स किस पर डिपेंड करता है, वह रेडियस पर डिपेंड करता है। और यह ग्रेविटेशनल फोर्स जो है यह जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यह ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारे पोल वाले एरिया है उस पर ज्यादा होता है और हमारा जो इक्वेटर वाला एरिया है उस पर क्या होता है, कंपेरेटिवली कम होता है। पोल का मतलब ध्रुव वाले एरिया पे, इक्वेटर का मतलब विषुवत रेखा वाले एरिया पे। मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल की तीव्रता जो है वो ध्रुवों की तरफ ज्यादा होती है और विषुवत रेखा पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगता है, कम लगता है, क्योंकि विषुवत रेखीय त्रिज्या ध्रुवीय त्रिज्या की तुलना में क्या होती है, ज्यादा होती है। ये किसकी बात आ गई, ये बात आ गई हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो इस पूरे पॉइंट में हम ये अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने ये देखा कि अर्थ की स्ट्रक्चर कैसी है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट हमने क्या देखा कि हमारी अर्थ की स्ट्रक्चर जियोइड या गोलाब होने का कारण क्या है। तो हमने क्या बताया, अपकेंद्रीय बल जो है वो इसकी स्ट्रक्चर का जियोइड या गोलाब क्या होने, गोलाब रूपी होने का कारण है। तीसरी बात हमने क्या बताई कि क्या हमारी पूरी अर्थ के ऊपर, चाहे आप नॉर्थ पोल उठाओ, चाहे आप साउथ पोल उठाओ, चाहे आप इक्वेटर उठाओ, तो क्या हमारी पूरी अर्थ के ऊपर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक समान है, यूनिफॉर्म है। तो हमने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/r² के। मींस अगर रेडियस जहां ज्यादा होगी वहां ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा और जहां रेडियस कम होगी वहां ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमारा जो ध्रुवीय क्षेत्र है, जो हमारा पोलर एरिया है, वहां पर रेडियस कंपेरेटिवली कम होती है तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है। और इक्वेटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कम होता है। तो ये हमारा आज का पॉइंट हुआ पृथ्वी की स्ट्रक्चर के बारे में, लगने वाले फोर्स के बारे में और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। कल हम बात करेंगे हमारी पृथ्वी के मूवमेंट कैसे होते हैं, जैसे कि वो अपनी एक्सेस पे कैसे रोटेट होती है, उसका रोटेशनरी मूवमेंट क्या है, उसका रिवोल्यूशनरी मूवमेंट क्या होता है, और इन रोटेशनल और रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के कारण से क्या क्या फर्क हमें नजर आते हैं। धन्यवाद।